हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के। माफी चाहेंगे भाई, थोड़ा सा लेट हो गए। आप सभी जानते ही होंगे एमपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सारी चीजें मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जाम कब फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो बस वही बताने में हम थोड़ा सा लेट हो गए, इसलिए आज क्लास को थोड़ा सा रीशेड्यूल कर दिया था। कैसे हैं आप लोग सभी। और आज आपको गुड न्यूज़ तो पता चली गई होगी। आज देखो लाइव कम हो गए। सारे जो पुरानी क्लासेस हैं, बहुत सारे बच्चे एक्चुअली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कॉल करके और मैसेजेस करके और चैनल पर कई जगह मतलब बहुत मैसेज करे। और जब लाइव क्लास चलती तब भी आप देखते ही हो, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते रहते हैं। तो इसलिए हमने जो प्राइवेट वाला सिस्टम था वो हटा दिया। अब सारे वीडियोस पब्लिक रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप एकदम खुश होंगे। अब कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होगी, किसी भी प्रकार के अब कोई गीले शिकवे सूखे कुछ भी नहीं बचेंगे अब। हाँ जी। उत्तम नोटिफिकेशन आने के बाद बता पाएंगे अदर स्टेट वाले भर सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी फिलहाल कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बताएंगे आपको। हाँ जी। ओके भाई। और एक और चीज थी उसको पब्लिक करने का, कि आप में से कई लोग जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते हैं, आपको लगता है कि सर दोबारा एक बार देखना चाहिए। तो इसलिए भी फिर हमने करा, क्योंकि रिवीजन करना उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन नहीं हो पाता है तो भी दिक्कत है, तो रिवीजन भी आपका हो जाएगा। जो नहीं देख पाते थे वो उसे देख भी पाएंगे। ओके। पुराने वीडियो सारे आज आप चेक करो, प्लेलिस्ट बना के पुराने वीडियो पूरे सिस्टमेटिक आ गए हैं। और अब से आपको प्राइवेट का टेंशन नहीं लेना है। बाकी लाइव आप पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा। बाकी रिकॉर्डेड तो रिकॉर्डेड है ही आपके पास। ठीक है। पर्सनल कांटेक्ट करने के लिए दो ऑप्शन है, फेसबुक और इंस्टाग्राम। आप फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे आदित्य पटेल विनर से सर्च कर सकते हैं, मैं आपको मिल जाऊंगा। और वहां पे आप मुझसे अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं। लाइव बैच मैथ्स का भाई अभी तो नहीं, अभी तो दो ही बैच आप ले सकते हो। कांस्टेबल एसआई का बैच हमारा चल ही रहा है, अभी स्टार्ट किया ही हमने। और अगले हफ्ते अगले महीने एसएससी का बैच आ रहा है। ठीक है। हाँ भाई, बाकी लाइव की कोशिश करो आप। लाइव से क्या होता है, एक नियम बनता है और आपको लाइव पढ़ने में ज्यादा सही फील आता है। डाउट्स उसी समय क्लियर होते हैं। बाकी बहुत ज्यादा मजबूरी है, दिक्कत है, तो फिर रिकॉर्डेड में आप देखोगे, उसमें भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इंस्टाग्राम पे आप सर्च कीजिएगा आदित्य पटेल विनर्स, आपको मेरी आईडी दिख जाएगी। हाँ जी। एसआई का फीस 1499 है। कल से ऑफर आ रहा है विनर्स का, दशहरा ऑफर। और एसआई की फीस जो है उस पे 1499 है, 1499। और एसआई सॉरी कांस्टेबल की फीस 1499 है और एसआई की 1999। पूरे 14 सब्जेक्ट सिर्फ 2000 रुपए में। मैथ्स फाउंडेशन का कोर्स चल रहा है बिल्कुल। चलो फिलहाल शुरुआत करें, फिर आखिरी में थोड़ी सी बातें और कर लेंगे। आज हमें क्वाड्रिलेटरल्स मतलब चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा अब आप जरा क्लास पे ध्यान दें, यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। जब प्राइवेट रहता है, मतलब जब ऑनली लाइव रहता है, तो फिर आप कुछ भी बात नहीं करते इधर उधर की, और उसमें पढ़ाने का आनंद ही अलग है। अब यहां दिक्कत यही है, फिर वापस वही। और अगर ज्यादा परेशान करोगे तो फिर मुझे वापस पुराना वाला सिस्टम जमाना पड़ेगा। तो पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स या चतुर्भुज आप जानते ही हैं, इसमें मुझे कुछ भी बेसिक चीजें, ये एक बेसिक क्वाड्रिलेटरल है, एक बेसिक चतुर्भुज है ना। जो कुछ भी एक बेसिक, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कॉमन एक त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। ये भी वही है 1/2, लेकिन यहां पे ये दो आपको एल्टीट्यूड दिख रहे होंगे, आपको लंब दिख रहे होंगे। लंब जो है ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, आप जानते हो। तो अगर आपके पास AC को स्थिति बन रही है तो 1/2 AC आप विकर्ण और दोनों लंब का गुणा जोड़कर गुणा करके आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ये कॉमन चतुर्भुज का सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक है, कॉमन है, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है। अच्छा, परिमाप तो आप जानते हो,
तो आई थिंक मैंने आपको कल ये दे दिया था, या फिर से मैं ले लेता हूं, मुझे याद नहीं है। समांतर चतुर्भुज, मैं आपको पहले सारे फॉर्मूले थोड़े थोड़े समझा देता हूं। समांतर चतुर्भुज निकालने के दो फॉर्मूले हैं, है ना, आप दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इसको हम बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज, है ना, पैरेललोग्राम जिसे बोलते हैं। अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पहला बेसिक रूल तो हमारा सेम है, पहला रूल वही है, बेस और हाइट का मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर आपको बेस और हाइट पता है तो आप इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हो, और अगर नहीं पता है तो जो आपका फॉर्मूला होता है हीरोज वाला, वही यहां पे लगेगा थोड़ा सा अलग तरीके से। तो ए हो जाएगा, दोनों भुजाएं बराबर हैं, बी बराबर है, और विकर्ण, तो a प्लस बी प्लस डी, पहले आप s निकालेंगे, है ना, a प्लस बी प्लस डी का आधा। मतलब आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप समझना, ये फॉर्मूला बना कैसे है उसको भी समझ लो। ये फॉर्मूला ऐसे बना है कि आप पहले किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे और उसका दुगना कर दोगे। समझ रहे हो फॉर्मूला कैसे बना? आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दुगना कर रहे हो। ये कौन सा त्रिभुज है? ये विषम बाहु त्रिभुज है, स्केलिन ट्राइंगल है। तो इसका अगर आप डबल कर दोगे तो आपको टोटल क्षेत्रफल मिल जाएगा। वही फॉर्मूला हमने यहां लिख दिया, है ना, रटवा दिया कि भाई याद कर लो, करने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, दुगना कर दो, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। परिमाप चारों भुजाओं का योग। तो ये हमने कल आपको समझा दिया था, है ना। दूसरा इसके बाद क्या है? इसके बाद अगला होता है समचतुर्भुज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलेंगे तो समचतुर्भुज के, है ना, आते सबके हैं, पर ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। समचतुर्भुज, रोम्बस। समचतुर्भुज की क्या होती है? पहली बात तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, और इसके दो विकर्ण होते हैं। ये दोनों विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब आधा आधा बांटते हैं। और ये हमेशा पता है कौन सा कोण बनाते हैं, ये हमेशा 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं, याद रखना, है ना। समांतर चतुर्भुज में जो इसके पहले हमने पढ़ा था पैरेलेलोग्राम, उसमें याद रखना, अगर पैरेलेलोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्ण एक दूसरे को कभी भी 90 डिग्री पर नहीं काटते, है ना। D1 और D2 जो है ये एक दूसरे को कभी भी 90 डिग्री पर नहीं काटते। ये ज्योमेट्री का पार्ट है, बस अभी एक बात याद रखो, बाकी तो बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई जो आपको बताएंगे हम। तो आप याद रखिए कि समचतुर्भुज में, रोम्बस में, ये दोनों जो विकर्ण हैं एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं, ये हमेशा आधे आधे होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, और चारों भुजाएं भी कैसी होती हैं? बराबर। अगर आपको दोनों विकर्ण पता है, दोनों डायगोनल पता है, तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 D1 इंटू D2, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, अगर आपको दोनों विकर्ण दिए हुए हैं तो। पर मैक्सिमम केसेस में एक विकर्ण देते हैं और एक भुजा देते हैं, है ना, एक साइड देंगे। तो देखो, जैसे ही आपको दिख गया कि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज कहां लगता है? राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना, सॉरी, समकोण त्रिभुज बोल रहा हूं मैं, समकोण है तो आप समकोण त्रिभुज ले लेंगे। तो याद रखना, ये किसका काम करेगा? ये कर्ण का काम करेगा, हाइपोतीनियस का काम करेगा, है ना। तो ये अगर कर्ण हो गया तो एक आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक आपका बेस हो जाएगा, और आप यहां समकोण त्रिभुज बनाकर आराम से सारी चीजें फाइंड कर लोगे। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना। पूरा सेशन आज अच्छे से समझना, और आज हम 3D स्टार्ट कर देंगे, है ना। चतुर्भुज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी एंड में करवाऊंगा। और आज हम 3D स्टार्ट करेंगे, क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ, ये दो चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलो, तो ये आप ध्यान रखें, इसका भी आपको नोट्स दे देते हैं। नोट्स डाउनलोड करते हो आप लोग रोज? चलो, इसके बाद है आपका समलंब चतुर्भुज, जिसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह होती है कि आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, है ना। केवल आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, बस ये एक थंब रूल है। हो सकता है ये छोटी हो सकता है ये बड़ी हो, ये दोनों बराबर हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, है ना।
अगर ये दोनों बराबर हो गई, अगर ये दोनों बराबर हो गई तो उसे समद्विबाहु और कौन सा वाला आपका समलंब चतुर्भुज बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे। अगर ये दोनों बराबर है तो, और अगर बराबर नहीं है तो ये नॉर्मल ट्रेपेजियम होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? और ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2। ठीक है, 1/2 कैसे भी हम लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि ऐसा लिखें, 1/2 और ये हो गया आपका a प्लस बी को जोड़कर और h को, उसी को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। तो आधा करते हैं a और b को जोड़कर और इसकी हाइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एरिया निकालने के लिए। ये होगा पेरीमीटर में कुछ भी यहां पे अलग नहीं है ना? तो अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से, तो आप कुछ सीखोगे। ये रहा पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलो, इधर उधर की बातें नहीं भाई, तुम लोग नहीं मानोगे है ना, वापस वीडियो को प्राइवेट करवाओगे ऐसा लग रहा है। दया, मैंने एक लाइन पढ़ी थी, मुझे हमेशा ये लाइन आती है समझ में, दया ही दुख का कारण है। आप भी पल पल पे, आपने अभी तक इसको नहीं समझा है तो आप कभी समझोगे, दया ही दुख का कारण है। मेरा तो बहुत तगड़ा अनुभव रहा है इस चीज को लेकर, जब जब दया करी है। ठीक है, आप भी जब आगे थोड़े और बढ़ोगे, थोड़ी दुनियादारी में उतरोगे तो आपको पता चलेगा। ये तो ऐसे ही बता रहा हूं ना, वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, सीरियस मत लेना, इमोशनल मत होना, जस्ट याद आया तो बता दिया। चलो, अरे उज्जवल कोई सा भी ले लो यार, तुम अभी परेशान मत करो और तुम भी परेशान मत हो, जो मर्जी आए बुक ले लो, बाद में बताएंगे। बुक बुक छोड़ो, तुम अभी पढ़ते समय पढ़ाई करा करो, बस इधर उधर की बातें क्यों करते हो? चलो, आंसर बताओ क्या आ रहा है? ए आ रहा है? ए क्या है ऑप्शन में? 80। अच्छा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। देखो, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32 और 24 है। ठीक है, ये हो गया आपका विकर्ण। पहले तो समचतुर्भुज बनाओ, चारों भुजाएं हम क्या कहेंगे, चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। ये हो गया आपका D1 और ये हो गया आपका D2, इसको नाम दे दिया D1 D2। छोड़ो, तो आपको पता है कि ये हमेशा बराबर होते हैं, ये आप जानते हो। एक विकर्ण अगर 32 है और एक विकर्ण अगर 24 है, तो मैंने आपसे कहा था कि विकर्ण एक तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कैंसिल करते हैं, और अगर ये पूरा 32 है तो 16 यहां भी होगा, 16 यहां भी होगा। ये अगर 24 है तो 12 यहां भी होगा, 12 यहां भी होगा। आपको बताना है परिमाप। परिमाप मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर के लिए चाहिए हमें सभी भुजाओं का योग, है ना? तो आपको अगर एक ये वाली भी भुजा पता चल जाए तो आप आराम से निकाल लोगे। तो मैंने जस्ट बताया था कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ इसमें वो राइट एंगल ट्राइंगल का थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम आपको लगवा ही देंगे। तो आप क्या करोगे, मैं आपको बताऊं, आप कोई फॉर्मूला मत रटो, हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से आपका काम हो जाएगा, है ना? तो आपको पता है कि ये लंब होगा, ये आधार होगा। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोतीनियस या कर्ण होता है, ये याद रखना, है ना? 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो 16 का वर्ग और 12 का वर्ग। H बराबर, ये हो गया आपका 256, ये हो गया आपका 144, ये हो गया अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा? 400, और 400 किसका वर्ग होगा? 20 का। ये हाइपोतीनियस कर्ण पता चल गया। आपको पता चल गया कि प्रत्येक भुजा अगर 20 है तो टोटल पेरीमीटर कितना होगा? 80 होगा। क्या ये आपका आंसर है? खत्म, ऑप्शन ए। बताइए, ठीक है? 80 आएगा भाई, 72 नहीं आएगा, 80 आएगा। 4A, समझ गए ना? 4 गुणा भुजा किया है मैंने, तो बहुत ही आसान था। जस्ट आपको एकदम ताजा ताजा फॉर्मूला भी बताया था और फिर आपने ये भी देख लिया।
हाँ, रोम्बस के डायगोनल, अरे इक्वल नहीं होते भाई, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, एक दूसरे को इक्वल डिवाइड करते हैं, डायगोनल कभी इक्वल नहीं होते, है ना, नहीं तो इतना सारा फॉर्मूला ही नहीं बनता। नेक्स्ट, इसको देख लो, एक और सेम क्वेश्चन है, डायग्राम बनाओ, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यूज रखो, आपको खुद समझ में आएगा कि क्या नहीं है और उसको कैसे निकालना है ना। खुद से इनिशिएशन लेना शुरू किया करो, गलत करो पर कोशिश हमेशा किया करो। अगर मैथ्स अच्छा सीखना है ना, तो आप अगर सोचोगे कि मैं कभी गलती ना करूं और मेरा आंसर आ जाए, तो आप कभी जिंदगी में मैथ्स नहीं सीख पाओगे। गलती कर कर के ही मैथ्स सीखोगे, ये ध्यान रखना। इसलिए खूब गलतियां करो, लेकिन एक गलती बार बार मत करो, ठीक है। करो जल्दी, इसका बताओ आंसर क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, वैसे तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ओके, जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन का उल्टा है, सिंपल। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। देखो, समचतुर्भुज बना लेते हैं, तो ये तो हो गया आपका समचतुर्भुज, है ना। परिमाप दिया है, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, और क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए मैंने रटवाया नहीं, आपको पता ही है हर भुजा कितनी होगी, 10। ये आपके पास 10 है। एक बात, दोनों विकर्ण में एक 12 है, कोई सा भी मान लो, इस वाले को 12 मान लो और ये वाला आपको निकालना है। अगर ये 12 है तो ये क्या होगा, ये 6 होगा, ये 90 डिग्री होगा। जस्ट हमने करा था, ये आपका हो गया कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो देखो, कर्ण का वर्ग हाइपोथिनियस का स्क्वायर, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो 10 का वर्ग 100 में से 64 गया, इधर b का स्क्वायर आ गया 36। 36 किसका वर्ग होता है, 6 का, ये बेस है हमारे लिए। बेस यहां पर क्या है, समझ रहे हो बात, ये 6 है, ये 10 है, ये निकालना है। तो ये आपके पास कितना आ गया, 6, ठीक है। नहीं, एक मिनट, उल्टा कर दिया क्या मैंने, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, 36 64 8, सॉरी 8, है ना। तो ये अगर आपका 8 हो जाएगा तो ये भी 8 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, D2 कितना होगा, 16। ऑप्शन सी। बोलो, आया समझ में। क्लियर है। वैसे सबका आंसर ये आ ही गया था, है ना, थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। बोलो जल्दी, ओके है। चलो भाई, हो जाती, कभी कभी लिखने में गलतियां हो जाती हैं, ठीक। हाँ भाई, मैं गलत कई लोग तो इंतजार करते हैं सर गलती कर दें फिर देखो। चलो आगे बढ़े, इसका आंसर बताइए। समांतर चतुर्भुज है, डायग्राम बनाओ, वैल्यूज रखो, खुद समझोगे क्या करना है। हो जाओ शुरू। और तुम लोग को इतना बोलो तब भी लाइक नहीं करते हो, बताओ, वीडियो को लाइक नहीं करते। कुछ लोग तो इतने पक्के लोग रहते हैं कि रोज पढ़ेंगे पर सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो, है ना। फ्री में सब चाहिए पर सर का फायदा मत होने देना तुम लोग कुछ भी। चलो मजाक कर रहा हूं भाई, तुम्हारी इच्छा है। देखो, किसी समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 और 7 है, एक विकर्ण की लंबाई 20 है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल करोगे क्या तुम लोग। फॉर्मूला तो बता ही दिया था मैंने। बहुत बढ़िया भाई, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही दिया है सबसे पहले, और वो हैं अपने कौन, खुशबू सिंह, बहुत बढ़िया खुशबू, फिर संजीत,
हाँ भाई कन्हैया कुमार, तुम तो रोज बोलते हो, सही बात है। चलो देखें। देखो इधर, सबसे पहले डायग्राम बना लें तो ये हो गया हमारा समानांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर। इसको 15 ले लेते हैं, इसको 7 ले लेते हैं, और इसको डायगोनल को कितना ले लेते हैं, इसको 20 ले लेते हैं। ऐसे ही होगा क्या, है ना। और मैंने आपसे कहा कि अगर आपको त्रिभुज अच्छे से पता है तो चतुर्भुज ज्यादा करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि चतुर्भुज अल्टीमेटली त्रिभुज से ही बना है। तो अगर आप इस, क्योंकि ये याद रखिए हमेशा कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है, चतुर्भुज हमेशा एक विकर्ण चतुर्भुज को, क्वाड्रिलेटरल को, दो बराबर भागों में बांटता है। तो अगर आपने एक का क्षेत्रफल निकाल लिया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो आप तो बस अपने आप डबल हो जाएगा। तो इसका ये क्या है, विषम बाहु स्केलिन है, एस निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो 20 प्लस 15 प्लस 7 और आधा करेंगे तो 20 और 15 35, 35 और 7 42, 42, 42 का हाफ कितना होगा 21। ये एस आया। अब चालू हो जाओ, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। तो ये आ गया आपका 21। 21 में से 20 गया, 21 में से 15 गया, और 21 में से 7 गया। यही आएगा क्या, चेक कर लेना है ना। अब आप एक काम किया करो, यहां पे फिर दो चीजें हैं, या तो पहले पूरा मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने से कई गुना बेटर है कि आप इनके फैक्टर्स निकालो। क्या करो, फैक्टर्स निकालो, मतलब गुणनखंड निकालो। समझ में आ रही है बात। तो आप इनको तोड़ो, 21 को आप तोड़ सकते हो 7 और 3 में, एक को छोड़ो भाई, 6 को तोड़ सकते हो 3 और 2 में, और 14 को तोड़ सकते हो 7 और 2 में। और अब यहां पे जरा पेयर्स बनाओ, जोड़े बनाओ। 7 कितनी बार है, 2 बार, एक बाहर निकलेगा। 3 कितनी बार है, 2 बार, एक बाहर निकलेगा। 2 कितनी बार है, 2 बार, ये भी बाहर निकलेगा। ये आ गया 7 या 21 दूनी 42। ये इसका क्षेत्रफल है। अगर मैं इसका दुगना करूंगा तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 84, 84 स्क्वायर सेंटीमीटर, 84 वर्ग सेंटीमीटर। सी आपका आंसर आएगा। बताइए, ठीक है। गुड। कौन सा दो भूल गए भाई, करा तो दो। ठीक है, ओके भाई राम प्रसाद, ओके है। चलो, हाफ सेंचुरी हमारी कंप्लीट हुई इस चैप्टर में, बहुत सारी चीजें सीख सीख कर। इसका आंसर तो आप लोग बता दो जल्दी। करो। हाँ भाई, एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया है। गुड। देखिए, समलंब मतलब हो गया आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कुछ इस प्रकार का दिखता है, ऐसे ही दिखता है ना। ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, बस ये अपने को ध्यान रखना है। और ये इसकी हाइट हो गई। तो आपको एक 6 बोला है, एक 8 बोला है, और इनके बीच का अंतर है 4। सो 1/2, 6 + 8 × 4। ये तो बहुत आसान वाला आ गया आपका, है ना, 28, 28। आगे आंसर है 28। गुड। चलो, ओके। अब देखो मैं आगे आपको क्या बता रहा हूं।
मैं आपको चतुर्भुज के और क्वेश्चंस करवा दूंगा पर थोड़े टाइम बाद, है ना, क्योंकि चतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके ज्योमेट्री में। तो फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा, तो आप चिंता मत करना, करा देंगे। बाकी चतुर्भुज के क्वेश्चंस इजी होते हैं और ज्यादातर आप उनको लॉजिकल कर सकते हो। फिलहाल हम शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी अब स्पीड बढ़ाएंगे, 3D पे चलें, क्योंकि 3D में भी बहुत सारा पढ़ना है आपको। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से 3D। ठीक है, 3D का मतलब क्या होता है? 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, है ना। अब यहां से एक नई चीज आने वाली है, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई, और इसमें अब हम कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे आयतन आएगा, तो हम आज सबसे पहले दो चीजें देख रहे हैं, पहला घन और दूसरा घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड, दो चीजों को हम देख रहे हैं। इनको आप अच्छे से समझना, है ना। घन आपने बहुत अच्छे से देखा है, पासा आपने देखा है, सांप सीढ़ी लूडो ये खूब खेला है ना। घन की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए सबको यहां एक ही नाम दिया गया है, ए मतलब भुजा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, तो वो क्या हो जाएगा इसका? ए मतलब भुजा। ठीक है, अगर इसका आपको केवल क्षेत्रफल लिखा है, अगर आपसे बोला जाए कि केवल क्षेत्रफल बताओ, या इसको बोला जा सकता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी, है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। तो आप याद रखना, यहां से अब क्या होगा, दो प्रकार के क्षेत्रफल आएंगे और एक नया क्षेत्रफल आएगा जिसे हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो पहला तो हमारा सवाल यह है कि वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो याद रखिए, हम इसका ऊपर वाला जो साइड है और जो नीचे वाला जो इसका बेस है, ये हम छोड़ देंगे। जैसे आप इमेजिन करिए एक कमरा, है ना, एक कमरा है, उसकी छत और जमीन को छोड़ दो, तो जो चारों दीवारें हैं ये क्या कहलाती हैं? वक्र पृष्ठ कहलाती हैं, कर्व्ड सरफेस कहलाती हैं। और अगर छत को और जमीन को भी ले लो, तो चार दीवारें, छत और जमीन, अगर ये 6 चीजें जुड़ जाएं तो ये बनता है संपूर्ण पृष्ठ, है ना। इसको अच्छे से समझ लो भाई, अब ये बार बार आएगा, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ बार बार चलेगा, है ना। तो चारों दीवारें वक्र पृष्ठ और छत और जमीन भी जुड़ जाए तो संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, है ना। अब ये एक्चुअल में वर्ग से बना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है तो स्क्वायर को याद करो, वर्ग को याद करो। वर्ग की भी दोनों चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और अगर आप वर्ग से कंपेयर करेंगे घन को, तो ये इस घन में कितनी भुजाएं होती हैं? 6, आजू बाजू में, आमने सामने और ऊपर नीचे। हर भुजा क्या है? a इंटू ए। तो एक भुजा का मतलब एक फलक का क्षेत्रफल है a स्क्वायर, तो अगर केवल चारों दीवारों को लोगे तो 4a स्क्वायर, छत और जमीन को भी ले लिया 6a स्क्वायर। तो बहुत आसान है, वर्ग से कनेक्ट कर लो, आसानी से आपको याद रहेगा। ठीक है, आयतन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि कभी भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, या हम कहें कि अगर एरिया क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो वो आयतन बनता है। अब यहां पे क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब a है, लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है? a क्यूब। क्लियर है? आयतन क्या हो जाएगा आपका? a क्यूब। इतनी बात समझ गए आप। फिर बात आती है विकर्ण की, यह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिए विकर्ण हमेशा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई भी हो उनसे ज्यादा ही होगा। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आपको अपने घर से कभी कोई चीज निकालनी है या कोई चीज घर के अंदर लाते हो, अगर वो लंबी है या थोड़ी सी चौड़ी है, तो आप हमेशा गेट पे लाके उसको तिरछा कर लेते हो, है ना। आप थोड़ा सा उसको झुका लोगे, तिरछा कर लोगे और अंदर ले जाओगे। क्यों? आपने उसको क्या करा? विकर्णवत किया, डायगोनली किया। तो किसी भी आकृति में विकर्ण हमेशा सबसे बड़ा होगा, तो इसके विकर्ण की तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, पर क्यूबॉइड की बहुत पड़ती है, उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो याद रखिए डायगोनल विकर्ण हमेशा ज्यादा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा। तो इसके विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आप इसको याद कैसे रखोगे? वर्ग का विकर्ण होता है √2a,
इसका विकर्ण होता है √3a। ठीक है, क्या हो गया इसका विकर्ण? √3a। बड़ा आसान, बहुत सिंपल, याद रखने में कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है ना। अब आप में से कई लोग हो सकते हैं पूछें कि सर ये कैसे बना, तो मैं आपको एक हिंट देता हूं, समझा सकता हूं, है ना। आप या समझिए कि ये एक कमरा है, ठीक है, ये एक पूरा आपका कमरा है और आपको इसमें एक विकर्ण ड्रॉ करना है, एक डायगोनल फॉर्म करना है। तो कैसे फॉर्म करोगे? आपको यहां से यहां तक कोई चीज आपको रखनी है ना। तो आप इस डायग्राम से ज्यादा बेटर नहीं समझ पाओगे, आपको यह समझ में आएगा जब आप खुद एक घर के अंदर, अभी आप रूम के अंदर होंगे, है ना। आप इमेजिन करिए कि आप एक नीचे वाले कोने से एक बांस को ऊपर वाले कोने पे रखोगे, है ना। तो ये बेसिकली क्या बनता है? एक समकोण त्रिभुज बनता है ना। आपने जमीन के इस वाले हिस्से से इधर रूम के अंदर कोई चीज रखी, तो ये किसका काम करेगा? ये कर्ण का काम करेगा। और जो कमरे की हाइट है ना, जो कमरे की ऊंचाई है, वो इसके लिए परपेंडिकुलर, लंब का काम करेगा। और ये जो होगा ना, ये आधार नहीं होगा, बोलने को तो आधार होगा, पर ये एक्चुअल में उस कमरे का विकर्ण होगा, उस कमरे का डायगोनल होगा। सोच कर देखो आप, अगर आप रूम के अंदर हैं तो थोड़ा सा इमेजिन कर लो, आपको समझ में आएगा। अगर ऐसे समकोण त्रिभुज बनाओगे तो उसकी हाइट तो आ जाएगी, पर अगर वापस जुड़ाना है तो देखो जरा, उस कोने से इस कोने को मिला रहे हो, मतलब आप कमरे का विकर्ण फॉर्म कर रहे हो, है ना। तो क्योंकि ये तो वर्गाकार कमरा है ना, इसका विकर्ण क्या होता है? √2a का स्क्वायर। हाइट क्या है? हाइट क्या है? जो इस कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, तो a का स्क्वायर बराबर में इसका जो डायगोनल आएगा उसका स्क्वायर। मैंने यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, समझ रहे हो बात? ठीक है, इसका वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। ये पहले से a स्क्वायर जमा बैठा है और d का स्क्वायर, इसको अगर आपने जोड़ा तो ये बनेगा 3a स्क्वायर, और वर्ग हटा तो वर्गमूल लगा, जब ये बाहर निकलेगा तो रूट निकलेगा, a वहीं का वहीं रहेगा और ये d, इसलिए फॉर्मूला क्या बना? √3a। बहुत आसान है, थोड़ा सा खुद से कोशिश करना। ये हो गया आपका विकर्ण, इसकी कमरे की हाइट जो है वो तो a है, और जो मेन आधार है वो आप समझना, वो वहां उस कमरे का विकर्ण होगा, उसका आधार। अगर आप ये समझ पाए तो आप ये फॉर्मूला बहुत आसानी से बना लेंगे। ठीक है, ओके है। चलो जल्दी से घनाभ देख लेते हैं, एक बार इसको देखो। घन और घनाभ में क्या अंतर होता है? घनाभ और घन में सबसे बड़ा अंतर होता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है ना, मतलब तीनों बराबर नहीं होती, है ना। एक सेकेंड, हाँ, तीनों कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं, ये आप समझिए। अब अगर मैंने आपसे वापस से कहा इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मतलब जनरली हमारे घर के जो कमरे होते हैं वो घनाभ आकार के होते हैं। इसके और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? ईंट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझने के लिए ईंट। ईंट क्या है? घनाभ है, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, और मोटाई, मोटाई मतलब क्या हो जाएगी? उसकी ऊंचाई। हमारे जो कमरे होते हैं वो क्या होते हैं? घनाभ आकार के होते हैं, है ना। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होगी। अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखा जाए तो ये इसका फॉर्मूला है, और छत और जमीन को ले लें तो ये बन जाता है। और ये दो क्यों लगा है समझना, जो मेरे इस हाथ पे जो दीवार होगी वही क्षेत्रफल सामने वाली दीवार का होगा, तो जो इसका क्षेत्रफल उसका दुगना सामने। जो मेरे पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल है वो सामने वाली का, और जो छत का क्षेत्रफल है वो जमीन का। तो अगर मुझे आपके इस तरफ वाली दीवार का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा ऊंचाई, क्या बोला मैंने? लंबाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि यही उसका क्षेत्रफल होगा। लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई तो होगी नहीं, ऊंचाई काम करेगी, तो लंबाई गुणा ऊंचाई। कहां गया? लंबाई गुणा ऊंचाई। मेरे पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल निकालना है तो इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, तो चौड़ाई और ऊंचाई। अगर मुझे जमीन का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई और चौड़ाई, और सबका दुगना कर दिया तो उनके सामने जो दीवारें और छत था वो आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया। बहुत आसान है ये, है ना। आयतन, तीनों चीजें अलग अलग होती हैं, L इंटू बी इंटू एच, राइट।
और अगर इसके विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर, फिर वही कंसेप्ट लगेगा वापस से। अब आप समझना कि घनाभ को कौन बनाता है, तो घनाभ को बनाता है आयत, है ना। 6 अगर आप अलग अलग आयत को चिपका दो, अलग अलग आकार के, है ना, उनको अगर आपने जोड़ दिया तो वो क्या बना देंगे, एक घनाभ बना देंगे। अगर आपको घनाभ का फिर से निकालना है विकर्ण, तो देखो ये तो इसका विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया। जो कमरे की हाइट है वो यहां आ जाएगी, तो कमरे की हाइट हो गई। इसके लिए वापस से आधार क्या होगा, उस कमरे का विकर्ण। क्योंकि कमरे की लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो इसका जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट में आयत का विकर्ण लगेगा, है ना। अब आप वापस से बना लेना, अब तो आप खुद ही बना लोगे इसके विकर्ण का फॉर्मूला, इसका स्क्वायर बटे प्लस एच का स्क्वायर बराबर ये डी का स्क्वायर। आप खुद समझ जाओगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। बहुत आसान है ना। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि भूल जाओ कभी तो आप तुरंत बना सको, ठीक है। जहां तक बनाने लायक चीजें मैं बता दूंगा, पर कुछ चीजें तो याद रखनी ही पड़ेंगी आपको, है ना। वैसे तो पूरा चैप्टर ही याद रखने वालों के लिए है। ओके है, क्लियर है यहां तक सारी बातें। चलो तो अब चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चंस पर। यह रहा आपका पहला सवाल, इसको आप पढ़िए फिर मैं बताता हूं, है ना, जल्दी से करिए। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों का आंसर तो सही है, कुछ ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। देखो, एक घन जिसकी भुजा की लंबाई 25 को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अब से ये पूरे 3D के लिए बहुत ही गोल्डन रूल है, याद रखना। कभी भी आप किसी चीज को कन्वर्ट करोगे, है ना, कन्वर्ट करने का मतलब एक आकार से दूसरे आकार में कन्वर्ट करोगे, सो ऑलवेज रिमेंबर कि वहां पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको भी वही एग्जाम्पल दूंगा। जैसे ये मेरे सामने एक पेन है, प्लास्टिक का पेन है, मैंने इसको पिघला दिया, ठीक है, मैंने इसको पिघला दिया। अब अगर मैं इसको पिघला दूंगा तो फिलहाल ये जो पेन है ये एक प्रकार का बेलन है। ये क्या है, सिलेंडर है, बेलन है। मैंने इसको पिघला के एक बॉल बना दी। क्या बना दी मैंने, बॉल बना दी, है ना। तो बॉल मान लो लगभग इतनी बड़ी, इससे एक बॉल बनी। मुझे बताओ आप दोनों में भारी क्या होगा, ये पेन का वजन ज्यादा होगा कि इसी को पिघला के जो बॉल बनाई उसका वजन ज्यादा होगा। क्या राय है आपकी इसके बारे में। हाँ जी बिल्कुल, मेल्ट करना भी वही मेल्ट ही होता है मैक्सिमम टाइम्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको सब सारे क्वेश्चन बताऊंगा। बताओ दोनों में भारी क्या होगा। सेम होगा, बिल्कुल सही है। क्यों, जितना वजन इसका है उतना ही वजन बॉल का होगा। और जब भी इस तरीके की वेट वाली बात आ जाती है तो आप वहां पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हो। तो कभी भी कन्वर्ट करो, ऑलवेज रिमेंबर कि आप वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करोगे, है ना। अब देखो जरा, आपके पास एक तरफ एक बड़ा सा घन है, एक बड़ा सा घन है, और इससे मुझे n नंबर ऑफ छोटे 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 बहुत सारे घन बनाने हैं, लेकिन वजन तो बराबर होगा ना। एक तरफ ये भारी भरकम और एक तरफ उससे बनने वाले मान लो 500 घन है, वजन तो बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, बड़े आयतन में जो आपका बड़ा वाला घन है इसका जो वॉल्यूम होगा उसमें एक छोटे से घन का वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो हमें नंबर ऑफ क्यूब्स, है ना, घनों की संख्या पता चल जाएगी। इसका फॉर्मूला भी ए क्यूब होता है, तो मैं कैपिटल लिख देता हूं, ये छोटा है तो छोटा ए लिख देता हूं। इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो 25 इंटू 25 इंटू 25, और इसका कितना होगा तो 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना।
कैंसिल करोगे 5, फिर 5 और फिर 5, 555 125, आप 125 125 क्यूब्स बना सकते हो। यह आपका आंसर होगा। बताओ। हाँ भाई, दे रहा हूं मैं, बैच की इंफॉर्मेशन दूंगा भी, रुको। बताओ समझ में आया? तो एक तरफ ये बड़ा वाला और एक तरफ इससे बनने वाले 125 घन छोटे छोटे, वजन तो बराबर होगा, बने तो उसी को काट काट के हैं तो बराबर होगा। समझ में आया? अरे भावनाओं को समझो यार, तुम लोग क्या पूरे डायग्राम बनाओ? ये लो, ये बना दिया, ठीक है? थोड़ी सी भावनाओं को समझा करो। इसमें कितना टाइम लगेगा मेरा, ये देखो, अब तुमने इतना करवा दिया मुझसे। ये लो बस, अब खुश? क्यूब है ये सब। चलो अगला करो, इसको जल्दी सॉल्व। बताओ इसका आंसर जल्दी। देखो, लोहे के 3 घन हैं जिनकी भुजा 6, 8 और 10 है। पिघला के एक बड़ा घन बनाना है। एक छोटा घन है, एक उससे बड़ा है और एक और उससे बड़ा है। तीनों को हमने मेल्ट किया, तीनों को मेल्ट करके एक सबसे बड़ा घन हमने बना दिया। तो एक तरफ ये 3, एक तरफ ये अकेला, वजन तो बराबर होगा, है ना? वजन तो बराबर ही आएगा। तो वॉल्यूम सेम, तो एक तरफ इन तीनों का आयतन और एक तरफ इस अकेले का आयतन। तो इसकी भुजा को A1 नाम दे देते हैं, इसकी भुजा को A2 नाम दे देते हैं, इसकी भुजा को A3 नाम दे देते हैं, और इसका आयतन इस एक के बराबर होगा, है ना? तो ये हो गया आपका 6 का क्यूब, ये हो गया 8 का क्यूब, ये हो गया 10 का क्यूब, और ये हो गया A का क्यूब। ये हो गया 216, 512, 1000 इज इक्वल टू A अंडर रूट, अंडर क्यूब रूट, है ना? ये आ गया। इनको अगर आपने जोड़ा तो ये आएगा 1728, एंड 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का। तो ये जो सबसे बड़ा घन बनेगा ना, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्रत्येक क्या होगी? 12। ये आंसर है। आया समझ में? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, आने लगेगा समझ में ना, चिंता ना करो, सब आएगा समझ में। ठीक है भाई? 12। तो एक तरफ ये तीनों और एक तरफ ये अकेला, तीनों का जो आयतन है वो इस एक के बराबर होगा। A क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, ये तीनों बराबर होंगे। तो आपको मेन यही बात मैंने पहले दिन से कही है कि आपको प्रश्न पढ़ के कभी समझ में नहीं आएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। आपको क्वेश्चन का सेंस समझना पड़ेगा, है ना? उससे पता चलेगा, और ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए हर चीज का मीनिंग पता होना जरूरी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्या है? चलो एक आपको ये वाला मैं होमवर्क दे रहा हूं, बाकी इसके आगे कल करेंगे, है ना? आज के लिए इतना काफी है। आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं, कुछ लोग बीच बीच में पूछ रहे थे। देखो, अभी विनर्स की ऐप पे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं। अगर जैसे आपको मेरा मैथ्स का कोर्स करना है तो उसमें 2 ऑप्शन है। पहला तो 1499, कल से ये फीस हो रही है, 4 दिन तक के लिए ऑफर है ये। तो 1499 में पूरे 33 टॉपिक्स, कल मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा, ये आप पढ़ सकते हो। आप बोलोगे सर हमें केवल अरिथमेटिक पढ़ना है, तो अरिथमेटिक की फीस रहेगी इस पे आई थिंक 899, है ना? और जो एडवांस मैथ्स है उसकी फीस भी रहेगी लगभग 899। तो आपको पूरा एडवांस मैथ्स पढ़ना है, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सर्ड्स, एक्सपोनेंट, एक एक टॉपिक, है ना? पूरी लिस्ट कल मैं दिखाऊंगा। तो वो है,
आप चाहो तो अलग अलग पैकेज ले सकते हो, आप चाहो कि सर कंप्लीट मैथ्स हमें पढ़ना है तो ये है ना। इसके अलावा एमपीएसआई का बैच कल से उसकी फीस हो रही है 1999 और कांस्टेबल की फीस ऑल सब्जेक्ट 1499 है ना। बाकी दिल्ली पुलिस, रेलवे, जेल प्रहरी सबकी फीस 999। ये सारे आपको विनर्स की ऐप पर मिल जाएंगे। तो अगर आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको कल से ऐप पर ऑफर आ रहा है, दशहरे का 4 दिन का स्पेशल ऑफर है। फिर वापस अभी फीस ज्यादा मिलेगी, अभी आपको फीस ज्यादा मिलेगी, कल सुबह आप फीस कम देख पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। डेली क्लासेस होती हैं, सिस्टमेटिक पूरे टॉपिक्स बेसिक टू एडवांस। अब इनमें क्या होता है, लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, प्रैक्टिस शीट मिलती है, क्लास स्टडी शीट्स मिलती है, नोट्स मिलते हैं। ये जैसे मैं नोट्स आपको यहां दे रहा हूं ऐसे हर टॉपिक के नोट्स वहां मिलते हैं। टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज, प्रैक्टिस के लिए आपको कंटेंट मिलता है। तो सारी चीजें वहां पे आपको मिलेगी अगर पढ़ना है तो। अदरवाइज यूट्यूब जिंदाबाद है। देखो भाई, दो चीजें, एक वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं और एक अच्छी क्वालिटी, अच्छे गाइडेंस की तलाश है और अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज्वाइन करें। आपको लगता है नहीं सर हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो भाई यूट्यूब तो है ही, है ना, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। पर क्योंकि बहुत बड़ी टीम इसके लिए काम करती है तो हमने फीस ऑलरेडी बहुत कम रखी है ना। इसमें जीएसटी और हर चीज रहती है। तो कल सुबह 10 बजे मैं लाइव भी आने वाला हूं, कल ऑफर की पूरी डिटेल्स भी आपको दूंगा, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पेमेंट कर सकता है। सभी की वैलिडिटी जो है, जैसे ये कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है, मैथ्स के कोर्स के सारे वीडियोस आपके पास 1 साल तक रहेंगे। आप ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, वो फीचर भी यहां पर है। और इसके अलावा बाकी सब की वैलिडिटी टिल एग्जाम है, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक सारी चीजें आपके पास रहेंगी, है ना। तो एकदम बेसिक से एडवांस अगर आप पढ़ना चाहते हैं मैथ्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट भी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ओनली मैथ्स का सब्जेक्ट भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो विनर्स की ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी केवल ओनली मैथ्स का ऑप्शन है अलग से, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कोर्स में ही मिलेंगे। और ये जो मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं ये सीजीएल लेवल का है, सीजीएल और पीओ, है ना। अगर आप सबसे कठिन एग्जाम की बात करें अपने कॉम्पिटिटिव फील्ड में, तो सीजीएल सबसे टफ होता है, या बैंक का पीओ, उस लेवल का ये पूरा बैच है। तो अगर आप ये कर लेते हो तो उसके अलावा हर एग्जाम की तैयारी आपकी इसमें हो जाएगी। बिल्कुल 4 दिन का ऑफर रहेगा भाई, 4 दिन ये फीस रहेगी, फिर फीस वापस बढ़ जाएगी। और सभी में वैलिडिटी एग्जाम तक है, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपको ये सब चीजें मिलेंगी। और ये 1 टाइम फी है ना, नोट्स ये सब मिलाकर, ठीक। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत। जाते जाते इच्छा हो तो लाइक करते हुए जाना, जो लोग सब्सक्राइबर नहीं है वो सब्सक्राइब करते हुए जाना, अच्छा लगे तो आप बाकी लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं कल वापस अपने उसी टाइम पर 7:05 पर। और सैटरडे और संडे तो छुट्टी, इस बार सैटरडे को भी छुट्टी रहेगी आपकी, तो कल क्लास होगी, कल के बाद फिर सीधी मंडे को क्लास होगी। ओके, नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, आधे घंटे के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ओके, उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए, टेक केयर।